वायरसेस। जब हम वायरस की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस है क्या, इसकी अस्तित्व क्या है, क्या यह जीवित है या कोई निर्जीव पदार्थ है। तभी हम वायरसेस पे विशेष चर्चा कर सकते हैं और वायरसेस पे नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आज हम सभी देशवासी, पूरा वर्ल्ड यह म्यूटेंट फॉर्म जो वायरस का है, नोवल कोरोना वायरस से परेशान है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायरसेस जब शरीर से बाहर रहते हैं तो यह नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं। ये मात्र एक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, आरएनए पार्टिकल, आरएनए प्लस प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। तो निर्जीव को जब ये बाहर रहता है तो हम कैसे मार सकते हैं? वो तो ऑलरेडी मृत है। यही वजह है कि हम जो भी सैनिटाइज कर लें, जो भी बाहर प्रक्रिया अपना लें, यह अपना उपस्थिति कॉस्मोपॉलिटन तरीके से बनाए रहता है। फिर भी हमें इसके रोकथाम के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए विचार मंथन जरूरी है। तो जैसा कि मैं बताया कि वायरसेस जब शरीर से बाहर रहता है तो ये एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसलिए है कि इसके पास सिर्फ प्रोटीनस पार्ट है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जब किसी होस्ट बॉडी में यह प्रवेश करता है तो उस होस्ट बॉडी का एंजाइम सिस्टम अर्थात प्रोटोप्लाज्म ये यूज़ करके और उसी के एंजाइम से अपनी तादाद यानी न्यूक्लिक एसिड की संख्या बढ़ाने लगता है। न्यूक्लिक एसिड की कॉपी करना, हूबहू कॉपी करना, हूबहू तादाद बढ़ाना को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जीव का इम्पॉर्टेंट लक्षण है। और इसी वजह से यह जब शरीर में घुसता है और रिप्रोडक्शन की क्षमता जब इसको प्राप्त हो जाती है तो इसे यह एक जीवित रूप, एक सजीव का रूप अख्तियार कर लेता है। तो शरीर के बाहर तो हम इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर घुसने के बाद इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। हाईली वेरिएबल है, इसके अंदर इतनी चेंजेबिलिटी है कि इससे पहले कि हम इसका कोई उपाय करें, यह बहरूपिया अपना रूप फौरन बदल लेता है, म्यूटेशन कर लेता है। तो ये नाम जो इसे मिला कोरोना, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रॉन। यह चारों ओर स्पाइकलेट्स होते हैं इसके अंदर, और पिन के हेड की तरह संरचना बना लेता है, यानी यह लुक बिल्कुल एक ताज की तरह, एक क्रॉन की तरह होता है। इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। ये कोरोना वायरस कि अगर बनावट पे हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि यह एक कैप्सूल के अंदर सुरक्षित रहता है। यही इसकी प्रोटेक्टिव कवर है। और जो इसका कैप्सूल या प्रोटेक्टिव कवर है वह यह होस्ट बॉडी से प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि जैसा कि अभी कोरोना का होस्ट इंसान है, इसलिए यह इंसान के सेल मेम्ब्रेन से ही अपना कवर बना लेता है। और उस कवर के अंदर से जो ये कांटे निकालता है, स्पाइक्स निकालता है या जो ताज निकालता है, ये इसकी अपनी होती है। कितना अक्लमंदी से ये काम कर रहा है कि सुरक्षा बना रहा है ये इंसान के सेल मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर से अपने कांटे को निकालता है। और इसका कांटा या स्पाइक्स ही इन्वेडिंग पार्ट्स हैं, इसका आर्मर है, इसके हथियार हैं। इसी में वो सारे एंजाइम है जिसकी मदद से ये इंसान के शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए यह प्रवेश करता है। और इसी के पास वो एंजाइम है, जब किसी सेल को यह ग्रसित कर देता है और एक सेल
पैक हो जाता है इसकी संख्या से, अब वहाँ से यह निकल कर दूसरे सेल को ग्रसित करने की तैयारी में रहता है। उस समय भी यह अपने कांटे को, जो कांटे के अंदर एंजाइम है न्यूरोमिनाडेज, वो उस एंजाइम्स को, न्यूरोएमिनाडेज को एंजाइम के मदद से यह वो सेल, इंसान के होस्ट सेल को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। यह इसकी क्रियाविधि है। यह अक्सर हम देख रहे हैं कि यह नाक और गले के द्वारा या आँख के द्वारा प्रवेश करता है। यह नाक, आँख और गला ये ऐसे ऑर्गन है जिसके अंदर में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन के पास ही इनके रिसेप्टर साइट्स होते हैं, माने प्रवेश द्वार। यही वजह है कि यह इन मार्गों को ये सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दूसरे मार्ग में जाएंगे तो इन बॉडी का मेम्ब्रेन उनको रिसीव नहीं करेगा, और यह कोरोना के वजह से ही ये रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके मदद से यह म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए अंदर प्रवेश करते हैं। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यह खोल बाहर ही छोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो फिर इंसान के मेम्ब्रेन को पहन कर खोल आर्मर अपने ऊपर डालकर बाहर निकलते हैं सुरक्षा कवच के रूप में। आप एक चीज़ यहाँ देख लें, इसकी बेसिक संरचना। ये है इस वायरस की बेसिक संरचना। आप देखें कि यह एक कैप्सूल है, यहाँ एक कैप्सूल है जिससे ये कवर्ड रहता है। ये कैप्सूल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, लिपिड, मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो यह ह्यूमन होस्ट सेल से लेता है, और इसी पर यह कांटे स्पाइक लगे हुए हैं। आप देखें कि यह इसमें जो ये स्पाइक लगे होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। यह पीला वाला जो स्पाइक आप देख रहे हैं, ये पीले वाले स्पाइक पर ही आप देखें यहाँ न्यूरामिनेडेज एंजाइम मौजूद है। ये वो एंजाइम है जिसके मदद से यह ह्यूमन होस्ट, ग्रसित ह्यूमन होस्ट सेल से, एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में प्रवेश करता है। इसी से यह इन्फेक्टेड सेल को डिसॉल्व कर देता है। वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि अगर इस न्यूरामिनेडेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए तो यह एक ही सेल के अंदर, ग्रसित सेल के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा। और इसकी खोज जब HIV का संक्रमण हुआ तो उसी समय कर लिया गया था, एंटीवायरल ड्रग के रूप में। दूसरा आप देखें इसका, यह एक और प्रोटीन आर्म है, स्पाइक है, हीमोग्लूटिन स्पाइक। हीमोग्लूटिनिन ये वो स्पाइक है जो होस्ट सेल के RBC को पाइल अप कर देता है, यानी इसके मदद से RBC एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इस तरह से इन ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है। RBC जब क्लिंग कर जाएंगे एक दूसरे से तो फिर ऑक्सीजन का अभाव शरीर में हो जाएगा। यह इसकी भीतरी संरचना है। आप देखें कि यह एक इसका न्यूक्लियर इनवेलप है अलग से, और यह इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल RNA दिखाई दे रहा है। ये RNA ग्रुप का वायरस है, रिट्रोवायरिडी फैमिली का है ये, इसे रिट्रोवायरस भी कहते हैं। और इस RNA पर यहाँ एक एंजाइम दिखाई दे रहा है, ये एंजाइम है, ये वही एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके वजह से ये RNA अपनी संख्या को बढ़ाता है। और ठीक इसी तरह से
यहाँ पर इसके अंदर में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही एक बहुत बड़ा समस्या है। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से यह आरएनए से डीएनए बनाता है और डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। यह अपनी ये ह्यूमन बॉडी से ये अपने ही के तरह ये दूसरा आरएनए तैयार कर लेता है। जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए बनाता है। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की मदद से ही यह अपने रिप्रोडक्शन करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। एचआईवी के केस में इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, ब्लॉकर को यूज़ किया गया। यानी अब साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि अगर हम इसके एंजाइम ब्लॉकर को यूज़ करें तो यह शरीर के भीतर ये अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकता है, और वो एंटीवायरल ड्रग के रूप में या एनालॉग, आरएनए एनालॉग के रूप में मेडिसिन आ गई हैं जिसका साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट तो ये है आपका, एक तो शरीर के भीतर इसको लॉक, सेल, इन्फेक्टेड सेल के अंदर अगर लॉक्ड अप करना है तो हमें न्यूरोमिनाडेज एंजाइम ब्लॉकर का यूज़ करना होगा ताकि यह एक सेल में ही कैद हो जाए। अगर ये माइग्रेट कर गया दूसरे सेल में, अब दूसरा जो प्रक्रिया होनी ये चाहिए या हो रही है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वो ये है कि आरएनए जिससे संख्या अपनी बढ़ा रहा है, दुगुनी कर रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया जाए आरएनए एनालॉग या एंजाइम एनालॉग की मदद से। तो ये इसकी जो है विशेषताएं हैं, और यह आप देखेंगे कि जो इस स्पाइस प्रोटीन के जो स्पाइक्स हैं, तो इस स्पाइक्स की जो विशेषता है वो यही है कि भाई यह इसका मेन आर्मर है, इससे हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। यह जो बाहरी आवरण है यह लिपिड, मुख्यतः वसा से या लिपिड लेयर से बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इस लिपिड के बीच में इस पोजीशन पर है ना जगह जगह कोलेस्ट्रॉल होते हैं, क्योंकि यह ह्यूमन का मेम्ब्रेन है, इसलिए यहाँ कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसे बचाते हैं। लोग कहते थे कि गर्मी आएगी तो वायरसेस कम हो जाएगा। क्या खाक कम होगा? इसके पास तो ह्यूमन का कोलेस्ट्रॉल है जो इसके मेम्ब्रेन को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाता है। परमेबिलिटी घटती और बढ़ती रहती है और उसका नियंत्रण कोलेस्ट्रॉल के पास है, इसलिए इसका टेम्परेचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये इस कोलेस्ट्रॉल के वजह से थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यह किसी भी सेल के अंदर कैसे प्रवेश करता है। यहाँ देखिए, ये रिसेप्टर साइट से, और यहाँ ये बिल्कुल नेकेड है, रिसेप्टर साइट से ये मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड होता है। यह मेम्ब्रेन लेकर होस्ट का एक कवर बनाता है, कैप्सूल बनाता है, और यहाँ पर ये एंजाइम एक्ट करते हैं और यह सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करके यह अपनी संख्या को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डबल करता है। फिर जब इसे बाहर आना होता है तो ये क्या करता है कि यह फिर एक इन्वेलप या कोरोना या क्रॉन अपने ऊपर डेवलप कर देता है। इसके डिटेल मैकेनिज्म को देखें। यहाँ यह वायरस है, आरएनए वायरस। ये इसका इन्वेलप है जिस पे ये सारे क्रॉन हैं। ये अब इनके कांटेक्ट में आया, ये यहाँ पर इम्बेड होने लगा। इम्बेड होने के बाद यहाँ पर कम्प्लीटली इम्बेडेड हो गया
और इस तरह से यह होस्ट मेम्ब्रेन से यह अपने ऊपर एक कवर बना दिया, क्रॉन, और तब ये बाहर की तैयारी करेगा। अब यह है कि भाई जब तक हम इस कोरोना के क्रॉन पर काबू नहीं पाएंगे, इसके ताज को जब तक हम नहीं उतारेंगे, कोरोना हम पर राज करता रहेगा। अब है कि कोरोना के ताज को कैसे हटाया जाए। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल हो गए, अल्कोहल बेस से लेकर के हर तरह की चीज़ें, लेकिन आपको जानकर हैरत होगा कि इस कोरोना के ताज को डिज़ोल्व करने का राज मौजूद है तो साधारण डिटर्जेंट में, चाहे वो लिक्विड डिटर्जेंट हो, चाहे वो सोप के रूप में हो, उसके अंदर सेपोइन नाम केमिकल सब्सटेंस होता है। ये सेपोइन SAPION, ये सेपोइन फैट इमल्सिफायर है, यानी वसा को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। हम जानते हैं कि इसका जो आवरण है, जो कवर है, जो प्रोटेक्टिव कवर है, जो इंसान के मेम्ब्रेन से लिया है, वो वसा का बना होता है। और ये डिटर्जेंट और सेपोइन उस फैट को डिज़ोल्व कर देते हैं, डिजेंटिग्रेट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिसके वजह से ये जो अपना क्रॉन, अपना हथियार उसके अंदर से निकाल के बाहर रखता है, वो ढीले पड़ जाते हैं और इसलिए भेद नहीं पाएगा। और हम अगर बाहर भी डिसइंफेक्टेंट के लिए अगर सर्फ का घोल डाल करके डालें तो यह बाहर ही लॉकडाउन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक 20 सेकंड का समय क्यों लिया। ये 20 सेकंड समय है मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो उस कोरोना के खोल को डिज़ोल्व करने का मिनिमम टाइम पीरियड है, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। इंसान जितना अक्लमंद है उतने ही वो लापरवाह है। उसे अपने सामने का दिखा हुआ दुश्मन से भय लगता है, लेकिन अदृश्य दुश्मन को वो इग्नोर करता है, जबकि अदृश्य दुश्मन बहुत ही खतरनाक होता है। यह वायरस अदृश्य दुश्मन है। वायरस की कोई दवा नहीं बन सकती क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसको ब्लॉक किया जा सकता है। उसके द्वारा उत्पन्न जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी दवाएं होती हैं, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं उसकी दवाएं हैं, न कि वायरस की दवा है। किसी भी वायरस की दवा कोई नहीं है। वैक्सीनेशन एक अलग समस्या है, अभी तो इसकी वैक्सीन की शुरुआत भी नहीं हुई। अगर कहीं देखने को आ रहा है तो अभी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। और वैक्सीन क्या है? एक प्रिवेंटिव मेजर है, उसे भी तो मुझे उसको देना होगा जिससे नहीं हुआ है, तब वो प्रिवेंट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो ग्रसित है उसको दे दिया और तुरंत वो ठीक हो गया। मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंटिव को से चीज़ें हैं। अब हमें सावधानियां ही इससे बचा सकती हैं और हमें जगना होगा। हमारी लापरवाही हमारे जान के लिए दुश्वारी बनती जा रही है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते जा रहे हैं। हमें सेल्फ डिस्टेंसिंग, ये अभी जाने वाला वायरस नहीं है, ये हमारा लाइफ पार्टनर बन गया है। इसलिए हमें सेल्फ डिस्टेंसिंग बनानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाया ही मैंने, लेकिन घर में आने के बाद सारे डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाती है। ये बनाना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि यह दो तरह के पार्टनर को चूज़ करता है। एक पार्टनर वो जो इम्यून, जिनका सिस्टम वीक है, जो फास्ट फूड पे रिलाई करते हैं, जो समय से खाना नहीं खाते हैं और साइट्रस फूड को इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को, चिल्ड्रेंस को, ओल्ड एज पर्सन्स को, जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को, एजमेटिक पेशेंट्स को, ये अपना भली बाती शिकार बना लेता है। उसके अंदर सिम्टम भी डेवलप हो जाता है और इस तरह से ऐसे को हम सिम्प्टोमेटिक कहते हैं, उसकी तो पहचान कर लेते हैं। दूसरा जो दोस्त इनका है वो समाज के लिए ही बहुत ख़तरनाक है, और वो दोस्त जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर इसका कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता, लेकिन वहाँ बरकरार है, वो कैरियर का काम कर रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जरिए यह वायरस उनके घर के अंदर प्रवेश कर सकता है और घर के लोगों को ग्रसित कर सकता है। इसलिए
हमें नहीं मालूम किसको ये इन्फेक्शन हुआ, किसको नहीं हुआ। ये लाइफ पार्टनर बन गया है। इसलिए हमें सब सचेत होना होगा, और जब तक कि इसका पीरियड नहीं ख़त्म हो जाता तब तक हमें सारी प्रिकॉशन लेनी होगी एज़ पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट पे डिपेंड क्यों करते हैं? हमें अवेयर होना होगा। हमें अवेयर होना होगा कि कोई भी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमें हाइजीनिक केयर है वो लेना होगा मात्र। हम जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यह मुंह से निकला हुआ ड्रॉपलेट, सांसों से निकले हुए ड्रॉपलेट, मॉइस्चर से यह कम्युनिकेट होता है। तो हम उसे बंद करें, मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करें एनी टाइम। इससे एक इंसान का इन्फेक्शन दूसरे में नहीं जा पाएगा। मास्क फैशन बन गया है, हमें ये सीरियस नोटिस लेनी होगी। मास्क के यूज़ से सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचा होगा। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है और सबसे ज़्यादा केसेस जो वर्ल्ड में है या इंडिया में खास करके, वो है एलर्जी के केसेस या आजमेटिक पेशेंट। आजमा के पेशेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? धूलकण, डस्ट पॉल्यूशन। इतना ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन है कि सभी इससे ग्रसित होते हैं। तो एक तो ये मास्क कोरोना के साथ साथ डस्ट से बचाएगा और उनके लाइफ को भी सेफ एंड सिक्योर बनाएगा। दूसरी चीज़ कि इसके चेन को ब्रेक करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेल्फ डिस्टेंसिंग भी बनाना होगा अपने हिफाजत के लिए। दूसरे की हिफाजत छोड़ें और इसे करना भी चाहिए, यही आज का दौर है। और इसके साथ साथ हमें वक्त पे खाना खाना चाहिए। वक्त पे खाना नहीं खाना, बॉडी को एक समय पे खाना चाहिए। अगर वक्त पे खाना नहीं मिल रहा है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो वक्त पे खाना खाएं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें, फास्ट फूड अवॉइड करें, जंक फूड नहीं खाएं। हमारी लाइफ तो फास्ट है ही, हरी भरी वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है इसे एडजस्ट करना, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आ गया हमारे लाइफ में और इसे हम अक्लमंदी से, सूझबूझ से इसे निपटा सकते हैं। जय हिंद,